बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातिमुन नबीयीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। कि आपने टेक्स्ट जो सारा मवाद लिखना है मेन बॉडी ऐसे की उसको आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मुनज़्ज़म करना है। लीनियर रिलेशनशिप्स, लाइन एंड प्रोसेस, इसको पहले वो को हम देख लेते हैं। टूडेज लेसन एंड इन द नेक्स्ट फ्यू लेसन वी शैल एग्जामिन द मेन बॉडी ऑफ द ऐसे। क्योंकि हमने उसकी आउटलाइन भी पढ़ ली, ऐसे की टेक्स्ट इकट्ठा करना, नोट्स मेकिंग भी पढ़ लिया और कंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन और बॉडी भी पढ़ ली, लेकिन अब बॉडी को ऑर्गेनाइज कैसे करना है हमने वो सीखना है कुछ अगले लेसन्स में। एंड गिव यू प्रैक्टिस फर्स्टली इन यूजिंग मैनी कॉमन वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट एज अ होल। सारे के टेक्स्ट को आपने पूरा जो ऐसे कंपोजिशन है आपने उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आपने एक एक पार्ट लिखना तो सीख लिया, उसको सारे को एज अ होल कैसे आपने ऑर्गेनाइज करना है वो हम सीखेंगे कुछ इस लेक्चर में, कुछ इसके बाद के लेक्चर्स में। Secondly, you will be provided with plenty of examples of different types of texts which will help you to see the principles on which the organization of these texts is based। कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स का मतलब होता है ढेर सारी एग्जांपल्स दी जाएंगी डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट से, मतलब अलग-अलग तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस टेक्स्ट इज़ बेस्ड। आप जिस एक टेक्स्ट जो है एक ऐसे का कंपोजिशन का उसको ऑर्गेनाइज करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो वो प्रिंसिपल्स आप देखेंगे। लर्निंग टू राइट इन इंग्लिश इज़ नॉट डिफिकल्ट एज इट सीम्स। ऑफ कोर्स नो वन expects you to write like a Shakespeare and in a language which is not your own. You are not aiming at writing great literature. Your need is write clearly and accurately। वो कह रहा है कि इंग्लिश जो पढ़ना लिखना इतना मुश्किल काम नहीं है। जाहिर बात है आपसे कोई ये डिमांड तो नहीं करेगा ना कि आप शेक्सपियर की तरह लिटरेचर लिखें या वट एवर उस लैंग्वेज में जो आपकी लैंग्वेज अपनी है ही नहीं। तो आपको लिखना है एक्यूरेटली, लिखना है एक्यूरेसी से लिखना है कि आपको बस ये हो कि आप ठीक लिख रहे हैं। बाकी नो मैटर कि आपने एक बहुत बड़े स्कॉलर बन के तो लिखना भी नहीं है। खैर, इंग्लिश हैज़ अ सेंट्रल आइडिया एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड इट गेट्स द मीनिंग अक्रॉस टू योर रीडर्स। इंग्लिश का एक सेंट्रल आइडिया होता है और इससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन होती है और आपके रीडर के गिर्द जो आपने कुछ लिखा है उसको पढ़ने वाला है उसके गिर्द एक उसको मीनिंग अक्रॉस इट टू योर रीडर, वो एक गेट्स द मीनिंग, तो वो एक मतलब उसका होता है। यानी कि जो कुछ आप लिख रहे हैं ऑलवेज यू हैव अ पर्पस यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस लेसन। हेयर आई वुड लाइक टू ऐड अ नोट ऑफ वार्निंग। वार्निंग क्या आपको दी जा रही है। राइटिंग इज सच अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इज कैन नॉट ईजिली बी ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज ऑफ स्किल्स एंड सब स्किल्स ऑफ टीचिंग। कि राइटिंग जो है ये एक इतनी कम्प्लेक्स इतनी पेचीदा एक्टिविटी है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते कि आपके ना इसको स्किल्स में और सब स्किल्स में फर्दर डिवाइड कर लें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल्दो नो राइटिंग कोर्स कैन नेवर टीच यू एवरीथिंग यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू बिकम अ कंप्लीट राइटर। कि आपके पास जितने भी राइटिंग कोर्स करवाए जाते हैं आपको उनमें से कोई भी ऐसा नहीं आप जो होगा जो आपको कंप्लीट सिखाएगा कि आप कंपिटेंट राइटर कैसे बन सकते हैं। वो हिंट्स तो देंगे, आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है ना वो होगी आपकी अपनी क्रिएटिविटी। जितना आप उसको करेंगे प्रैक्टिस से, जितनी क्रिएटिविटी आप डेवलप अपने अंदर करेंगे या जितनी है उतना आप उसको ज़्यादा अच्छे लर्न कर सकेंगे। देयर इज़ नो रीज़न वाई यू कैन नॉट लर्न ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड अबाउट इफेक्टिव राइटिंग। तो क्या वो कहते हैं इसकी कोई वजह नहीं है कि आप ना सीखें कि जो कुछ इफेक्टिव राइटिंग के लिए करना है वो कुछ आपको सीखना चाहिए। In the last couple of lessons, we have been looking at introduction and conclusion of essay. Good introduction and conclusion hold up the ideas and keep the evidence in order. Take away either the introduction or the conclusion and the whole structure will fall, but introduction or conclusion do not make up the whole essay or composition। वही बातें जो हमने सारी डिस्कस की हैं कि वो कह रहा है कि हम पिछले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सीखा, तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वो कहते हैं इंपॉर्टेंट तो है और एविडेंस कैसे देते हैं ये भी हमने सीखा। तो वो कह रहा है लेकिन जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है उन पर पूरा ऐसे फॉल नहीं करता, मतलब होल कंपोजिशन उस पर नहीं करता, आपको और चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा। बेशक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन और चीज़ें भी फोकसेबल हैं। दे ओनली गिव डायरेक्शन एंड अ सेंस ऑफ फाइनल और फाइनलिटी। डेफिनेटली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन की सेंस देगा और फाइनल जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो फाइनलिटी की सेंस देगा। बिटवीन दीज टू एंड्स ऑफ एन एसे यूज अ सिस्टम। आपको एक सिस्टम यूज़ करना है, वो सिस्टम क्या है। द बॉडी ऑफ द एसे इज रिटन अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम और अ पैटर्न एंड वंस you chosen a pattern you must stick to it. It is possible to combine the patterns in any one essay। कह रहा है कि बॉडी ऐसे की जो हमने ऊपर पढ़ा ना ऑर्गेनाइज करना बॉडी को, वही हमने सीखना है ना। तो इधर भी वो ये कह रहा है कि ऐसे की जो सारी बॉडी है कंपोजिशन की उसको आपको एक विद इन सिस्टम रह के करना है। तो एक बार आपने एक सिस्टम चूज़ कर लिया, यू मस्ट स्टिक टू इट, आपको उसके साथ रहना है, उसके साथ चिपके रहना है, यानी कि उसी सिस्टम को फॉलो करना है जो आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया।
और क्या करना है कि अपने जो पैटर्न है डिफरेंट, जो आपके पैराग्राफ हैं, पैटर्न्स हैं, पैसेजेस हैं, उनको आपने कंबाइन करना है उस सिस्टम के आउटकम के लिए। कंक्लूजन, रीस्टेटमेंट, समरी, पैरा, कंक्लूजन, ओपिनियन, फाइनल कमेंट। कि कंक्लूजन क्या होता है, रीस्टेटमेंट, समरी भी होती है, ये तो हमने पहले पढ़ा कंक्लूडिंग पैराग्राफ में डिटेल से, और उसमें आप ओपिनियन भी, फाइनल कमेंट भी, ये दोनों चीज़ें भी देते हैं, ये भी आपको पता है। अच्छा, थ्री मेन पैटर्न्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ द ऐसे। 3 मेन पैटर्न्स है, इसको आपने मेमोराइज भी करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। राइटिंग शोइंग रिलेशनशिप, तो ये 3 मेन पैटर्न्स जो हैं वो बॉडी ऑफ ऐसे में रिलेशनशिप बता रहे हैं। वो कौन कौन से, पहला पैटर्न देखें लीनियर, दूसरा है स्पेशियल रिलेशनशिप्स, और तीसरा है कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। यानी कि पहले लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा सीधा लिखना। इसमें हम देख लेते हैं लीनियर में कौन सा आ रहा है। लीनियर रिलेशनशिप्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये हमने पढ़ा हुआ है डिटेल से। प्रोसेस इन लीनियर सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस का प्रोसेस ये होता है, मतलब आप बिल्कुल लीनियर तरीके से, सिंपल वे से डिस्क्राइब करें कुछ। अच्छा, स्पेशियल जो रिलेशनशिप है उसमें क्या आता है, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन आ जाती है। मतलब कि आपने अपने ऐसे को, अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, उसकी काइंड्स, उसकी क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन तो आप ज़ाहिर हर चीज़ की देंगे ना, बेशक किसी के कोटेशन से दें, उसको रेफ़र करें, कोटेशन से रेफरेंस दें या खुद से डिफाइन करें। उसके बाद क्लासिफिकेशन, ये आपके आ जाएगा स्पेशियल रिलेशनशिप में। और कंपैरिजन और कंट्रास्ट जो तीसरा आपका पार्ट है, यानी कि आप मुआजना करेंगे या इख्तलाफ उसमें करेंगे या उसको एक किस्म का किसी और चीज़ से मुआजना करेंगे। प्रोसेस इन साइक्लिक सीक्वेंस, काजेज एंड इफेक्ट्स, साइक्लिक सीक्वेंस में प्रोसेस लिखेंगे, और काजेस एंड इफेक्ट्स मीन उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके वजूहात और उसके असबाब। प्रैक्टिस 1 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड कंप्लीट द डायग्राम विच फॉलोज। डायग्राम तो कोई भी नहीं नजर आ रही, पहले देखते हैं। एज लॉन्ग अगो इज 1779 जोहन फेरर, एन इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन, डिस्कवर्ड एट सफोल्क several bones from extinct animals associated with Stone Age flint tools. He published his findings in 1800. Freer's report was not appreciated for another 60 years, but now Freer is known as the founder of parasitic archaeology. Sorry, it is prehistoric archaeology। कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, मतलब या आर्कियोलॉजी की। इसमें ये होता है कि इसको कहते हैं आसार कदीमा, नहीं जैसे होता है आप एक्सटिंक्ट स्पीशी जो पढ़ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, या जो मतलब फॉसिल फ्यूल्स जैसे आपने पढ़े, वो उससे ये डील करता है समहाउ। मतलब वो फॉसिल फ्यूल की एक अलग ब्रांच है, लेकिन ये आसार कदीमा से डील करती है ब्रांच। वेल, अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन जो है, ये क्या नाम है इसका, ये जोहन फ्रेयर, इसने क्या डिस्कवर किया, सफोल्क, ये एक इलाका है, उधर एरिया है सफोल्क में। सेवरल बोन्स फ्रॉम, बहुत सी हड्डियाँ इसने डिस्कवर की, किन की भला, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं, उनकी। और वो किससे ताल्लुक़ रखी थी हड्डियाँ, स्टोन एज फ्लिंट टूल्स, स्टोन एज यानी कि पत्थर के ज़माने के जो टूल्स थे उनसे वो रिलेटेड थी, जुड़ी हुई थी। उसने उनको इकट्ठा किया, उनको सॉरी डिस्कवर किया। ही पब्लिश हिज फाइंडिंग्स, उसने अपनी जो फाइंडिंग्स यानी कि जो उसने पाया, इकट्ठा किया, उसने उसको 1800 में पब्लिश कर दिया। फिर क्या हुआ, उसकी जो रिपोर्ट थी, जो उसकी पब्लिशन जो उसने की थी, पब्लिश रिपोर्ट, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं, सराहा नहीं गया अगले 60 सालों में। उसके बाद लेकिन अब क्या है, फ्रेयर को फाउंडर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, आसार कदीमा का ये जो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है उसका, इसको बानी कहा जाता है, फाउंडर। अच्छा, वेल, आपने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल आर्डर को फॉलो करना है। अगर आपको अपना क्रोनोलॉजिकल आर्डर वाला लेक्चर याद हो तो आपको पता था उसमें हम टाइम के हिसाब से चलते हैं, मतलब जो चीज़ पहले उस वक्त, जो बाद में मतलब एक ऑर्डर से चलते हैं। अच्छा, देखें, पहला इसमें है 1779 मेंशन है ना, फर्स्ट पे आपका ये आ जाएगा 1779, ठीक है। सेकंड पे आपका कौन सी डेट मेंशन है, ये 1800, 1779 ज़ाहिर है ये पहले आता है, 1800 बाद में आता है, ठीक है, ये सेकंड पे आ गया, हम ऑर्डर में चल रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, वो अगले 60 सालों में जो उसकी रिपोर्ट है वो अप्रिशिएट नहीं हुई थी, यानी कि 1800 के बाद जो 7 साल हैं, मतलब 1860 तक उसकी जो रिपोर्ट है वो अप्रिशिएट उसको नहीं किया गया था, ठीक है। तो 1779 फर्स्ट पे, सेकंड पे 1800 एंड थर्ड पे टिल 1860 तक, ठीक है, ये 7 सालों में, मतलब 1800 में हमने 60 साल और ऐड किए तो 1860 बन गया। अच्छा, नेक्स्ट आप देख रहे हैं, डेट तो नहीं है लेकिन ये वर्ड मेंशन है, नो का मतलब होता है अब क्या है, इसको फ्रेयर को इसका फाउंडर यानी कि उसके बानी के तौर पे, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के बानी के तौर पे अब जाना जाता है। मतलब अब टिल नाउ, अब 2021 है या वट एवर जो भी है, अब मतलब अब देख रहे हैं ना, 1779, 1800 से 1860, और अब नाउ की जगह आप नाउ भी लिख सकते हैं और 2021 भी लिख सकते हैं, जो अब चल रहा है ये, ठीक है ना, कि अब उसको क्या है, इसके फाउंडर के तौर पर। और ऑर्डरली मैनर में आ गया ना, हमने अपना
जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर था उसको फॉलो कर दिया। ठीक है, ये वो वाला लिखा हुआ है 1800, तो इससे पहले आपने 1779 लिखना है, 1800, उसके बाद आपने 1860 और अब नाउ लिख लें या 2021। ठीक है, लिस्ट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डेमोन्स्ट्रेट द क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑफ द अबव पैराग्राफ, वो हमने लिस्ट कर लिए, मैंने आपको बता दी फ्रेज। अच्छा, वर्ड या फ्रेजेस अगर उसने कहा है तो फिर आप ये पूरा लिखेंगे, एज लॉन्ग एज अगो 1779, और फिर लिखेंगे इन 1800, और फिर आगे लिखेंगे फॉर एन अदर 60 ईयर, मतलब फॉर 1860, और फिर लिखेंगे 2021। मतलब जो 7 फ्रेज है ना पूरा, आप उसको, मैंने आपको सिर्फ लिस्ट लिखवाई आगे इनकी जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर है, लेकिन वो कह रहा फ्रेज भी लिखने हैं और वर्ड्स भी लिख सकते हैं। वर्ड्स तो मैंने आपको बता दी, और फ्रेजेस अगर लिखने हैं तो आप इसको थोड़ा पूरा करके लिख लें। वेल, हो गया। प्रैक्टिस नंबर 2 देखते हैं। पुट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर। In 1930, the first analog computer was built by an American named Vannevar Bush. ये फर्स्ट हो गई हमारी लाइन। सेकंड लाइन है, दिस डिवाइस वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वार 2 टू हेल्प एम गन्स। पहला 1930 में क्या हुआ, एक अमेरिकन जो था उसका नाम वेनेवर बुश, उसने क्या किया, पहला कंप्यूटर बिल्ड किया, बनाया, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब ये एक लाइन होगी। दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि ये डिवाइस वर्ल्ड वार 2 में यूज़ हुई, किस लिए, एम गन्स के लिए। Mark I, the name given to the first digital computer, was completed in 1944. यानी कि मार्क 1 ने क्या किया, उसको द नेम गिवन टू द फर्स्ट डिजिटल, पहला डिजिटल कंप्यूटर है उसने उसको नाम दिया, उसको वाज कंप्लीटेड इन 1944। जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था मार्क 1 ने उसको 1944 में कंप्लीट किया। ये एक अलहदा बात देख रहे हैं ना, सारी बातें अलहदा अलहदा, कोई इनका सीक्वेंस नहीं है, तो हमने एक्सेप्टेबल ऑर्डर जो है वो हमने इसको देना है। अभी पहले आप इसको समझ लें। दिस वॉज द फर्स्ट मशीन दैट कुड फिगर आउट लॉन्ग लिस्ट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल एट अ वेरी फास्ट रेट। ये पहली मशीन थी जो बड़े बड़े मैथमेटिकल जो मैथ्स के प्रॉब्लम थे उसको जल्दी जल्दी और फास्ट रेट में सॉल्व कर देती थी। एंड अदर इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर्स केम इन 1947 व्हेन जॉन वॉन न्यूमैन डिवेल्प द आइडिया ऑफ कीपिंग इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो इसने जॉन वॉन न्यूमैन ने आइडिया दिया कि जो कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले वो ऐसा होता था कंप्यूटर के बाहर एक बड़ा सा अलहदा होता था, मतलब उसके में रखते थे। उसने ये आइडिया दिया 1947 में कि कंप्यूटर की मेमोरी उसके अंदर ही हो, मतलब वो उसके इतना हुजम कर लें कि उसकी जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ही पुट की जाए। तो वो ये बता रहा है कि 1947 में एडवांसमेंट आई। ठीक है, 1946 में क्या हुआ, अब देखिए 47 आ गया, 46 बाद में आ गया। आपको अगर क्रोनोलॉजिकल आर्डर आता है तो आपको पता है यहाँ गलत हो रहा है। 30 तो ठीक है ना, उसके बाद देखें और भी गलतियाँ हैं, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा पॉइंट आउट है हो रही है ना। अच्छा, 2 इंजीनियर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, जे Eckert and J. Mauchly built the first digital computer using parts called vacuum tubes. ये 2 स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के 1947 में 46 में सॉरी, इन्होंने क्या किया, डिजिटल कंप्यूटर बनाए। उसमें क्या यूज़ किया, पार्ट एक उसका यूज़ किया जिसको वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता था। ठीक है, समझ लिया। अब हमने इसको ऑर्गेनाइज मैनर में, एक्सेप्टेबल मैनर में अरेंज करना है। ठीक है, पहले नंबर पे जो हमारा सेंटेंस आएगा, अगर हम सिर्फ इसको एक्सेप्टेबल ऑर्डर हम सिर्फ क्रोनोलॉजिकल आर्डर को हम इसमें फॉलो करें तो 1930 तो डेफिनेटली पहले आएगा। उसके बाद हमारी जो डेट आ रही है 1944 आ रहा है, ठीक आ रहा है, 30 के बाद 44 ठीक हो गया। 1947 ये भी वेल है, और ये 1946 ये बात गलत हो गई ना यहाँ पे आके कि 47 से पहले 46 आता है, तो इसको पहले आना चाहिए। मींस अगर हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर को सिर्फ पहला करें, फॉलो करें, फर्स्ट सेंटेंस ठीक, सेकंड थर्ड इनको तो छोड़ देना। वेल, फोर्थ सेंटेंस जो है ये हमारा भी ठीक हो गया। फिफ्थ सेंटेंस की जगह हमें पहले लिखना है सिक्स सेंटेंस, यानी कि 1946 वाला के 2 इंजीनियर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, इनकी बात हम पहले लिखेंगे, इन इंजीनियर्स की, और देन हम 1947 वाला जो हमारे स्टेटमेंट सॉरी हमारे सेंटेंस है वो हम लास्ट पे लिखेंगे। समझ आ गई ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। प्रैक्टिस नंबर 3 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड सी इफ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। अ कश्मीरी इमिग्रेंट स्टोरी, इमिग्रेंट कहते हैं वो मुहाजिर जो होते हैं ना, कश्मीरी मुहाजिर, उसकी कहानी है। In 1947, Ahmed Deen Butt, a poverty-stricken 20-year-old farm worker, left Kashmir for Pakistan. What the future held in store for him, he did not know. However, he was not disappointed that it could not be any worse than the past.
वो ये कि एक फार्मर है, उसका नाम बताया गया कि उसने वो कश्मीर को छोड़ा पाकिस्तान के लिए, उसे ये नहीं पता था कि उसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन वो इस बात से मायूस नहीं था दैट इट कुड नॉट बी एनी मोर वर्स देन द पास्ट, कि उसके पास से बुरा उसका फ्यूचर नहीं होगा, डेफिनेटली वो पाकिस्तान चला जाएगा तो उससे कुछ बेटरमेंट आएगी। He had grown up during the cruel rule of the Dogras in Kashmir and had known what it was to be hungry and jobless। कि जो डोगरा रूल था कश्मीर में, डोगरा राजा की जो हुकूमत थी जालिम बादशाह की, तो उसने वो वाला रूल, वो वाला ज़माना देखा था और भूख और जॉबलेसनेस उसने बर्दाश्त की थी। He had watched his mother died of tuberculosis a month before। ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज़ है, उससे उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसने एक महीना पहले उसको, अपनी माँ को ट्यूबरकुलोसिस से उसको उसकी डेथ होते देखा था। His father had died a year after Ahmaddin was born। उसके फादर जो हैं उसकी एक पैदाइश की एक साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। देयर वाज नथिंग नाउ टू कीप हिम इन कश्मीर। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसने कश्मीर में रोक सकती। एंड ऑन अ कोल मार्च मॉर्निंग ही गॉट इनटू अ बस बाउंड फॉर रावलपिंडी। एक बंद बस में मार्च की सुबह, ठंडी सुबह को उसने रावलपिंडी के लिए एक बस ली, बाउंड बस में वो रावलपिंडी के लिए बैठा। इन ईयर्स टू कम ही वुड रिमेंबर दिस मोमेंट। क्वेश्चंस देखें। वाई डू यू थिंक द पैसेज स्टार्ट्स विद 1947 एंड देन गोज बैक इन द पास्ट रादर देन स्टार्टिंग द पास्ट एंड एंडिंग विद 1947। वो कह रहा है कि आप ये चीज़ क्यों सोचते हैं कि जो आपका पैसेज है वो 1947 से स्टार्ट हुआ फिर गो बैक गया। पास्ट की बातें उसने बताई ना, डोगरा रूल जो है वो डेफिनेटली 1947 से पहले था। अच्छा, वो ये पूछ रहा है कि आप ये क्यों सोच, आपने ऐसा क्यों हुआ इस पैसेज में कि 47 से स्टार्ट होकर फिर पास्ट में गया है। और दूसरी बात ये है कि रादर देन स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड एंडिंग विद 1947, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पहले पास्ट से स्टार्ट होता और 1947 में ख़त्म होता। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि ऐसा इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेशक आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ा कि हम पहले पास से चलते हैं और फिर प्रेजेंट में आते हैं, मतलब पीछे से पहले शुरू करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो आपका सेंटेंस है ये इसकी स्टोरी टेलिंग बेस है। तो असल इसका जो पर्पज़ है, इसका फोकस, मेन पॉइंट क्या है, वो जो उसकी हिजरत है अहमदुद्दीन बट की, वो इसमें आप उसने हाईलाइट करनी है। इसलिए उसने उस बात से स्टार्ट की कि जो पहला सेंटेंस ही है ना, जो राइटर की अटेंशन कैप्चर करना है, ये भी तो आपका काम है ना, सिर्फ ऑर्डर को तो फॉलो नहीं करना ना, आपने सारी जो बातें पीछे पढ़ी उन सबको माइंड में रख के कोई भी राइटिंग करनी है या पढ़नी है तो उन सबको फॉलो करना है कि आपने उसकी अटेंशन सीख करनी थी और आपका पर्पज़ क्या था, उसकी हिजरत को, उसकी माइग्रेशन जो है उसको हाईलाइट करना। इसलिए आपने उधर से बात शुरू की और पिछली बातें आप इसलिए कर रहे हैं कि वो इस वजह से उसने हिजरत की थी और ये बाद में आ गया। और तो ये क्वेश्चन जो है ना कि आपको क्या ये नहीं लगता कि पहले पास से स्टार्ट करना चाहिए था उसे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हमें लगता, ऐसे नहीं करना उसे चाहिए था। उसने बिल्कुल ये ठीक स्टार्ट किया, उसे 47 से स्टार्ट ही करना चाहिए था, क्योंकि वो उसकी माइग्रेशन को यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा है, इसलिए उसने माइग्रेशन से बात शुरू की ताकि रीडर की जो उसका पढ़ने वाला है उसकी अटेंशन कैप्चर करे और आगे फिर उसने फर्दर उसको एक्सप्लेन करता गया। ठीक है, इसका ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द टेक्स्ट वर इन द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस व्हाट वर्ब टेंस वुड यू एक्सपेक्ट बी यूज्ड। वो कह रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड सीक्वेंस कौन सा है, हमारे पास क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है कि पहले हम पास्ट का जिक्र करते हैं और फिर 47 पे आते हैं, मतलब डोगरा पहले इसका जिक्र हो जाता है और फिर 47 और पाकिस्तान के लिए जो माइग्रेशन है वो बाद में जिक्र हो जाती। मतलब अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करें तो ऐसा होता, वरना ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसने ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, तो सीक्वेंस कौन सा होता है, तो डेफिनेटली जब पहले पास्ट से हम शुरू करते तो हमारा टेंस पास्ट यूज़ होना था ना। वो पूछे वर्ब टेंस कौन सा यूज़ होगा, तो टेंस भी बच्चों, एक बच्चे ने पहले भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि टेंसेस पे भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो, वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी आपके एग्जाम से पहले, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। तो अभी आप इसको ऐसे समझ लें, मुझे लगा था कि आपकी टेंसेस पे कमांड होगी ना, हैंड होगा आपका, लेकिन कुछ बच्चों को होती है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं ऐसी, तो इंशाल्लाह आपको वो भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, टेंसेस की भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का तो होप्स आपको कुछ पता होगा कि जब पास्ट से शुरू करता, वो पास्ट का जिक्र करता, तो डेफिनेटली सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होना था। अगर एक्सपेक्टेड सीक्वेंस में ये पैराग्राफ होता तो टेंस यहाँ सिंपल पास्ट प्रेजेंट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होना था। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेज आर यूज इन द टेक्स्ट, कि कौन से टेंसेज टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट तो यहाँ कहीं भी नहीं यूज़ हुआ ना, प्रेजेंट टेंस तो आपको पता है, हम ऊपर से एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि पहले अहमदीन बट अ पुअर ओल्ड फार्मर लेफ्ट कश्मीर, लीव की सेकंड फॉर्म आ गई लेफ्ट, तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होती है, पास्ट हो गया। फिर ये डिड आ गई, ये डिड भी पास्ट टेंस में यूज़ होता है, आपको पता है। और फिर ये वाज आ गया, ये भी पास्ट टेंस में यूज़ होता है, मतलब प्रेजेंट वाली तो बात ही नहीं, इधर पास्ट टेंस आ रहा है। और फिर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट जो मायूस होना उसकी सेकंड फॉर्म है डिसअपॉइंटेड, तो सेकंड फॉर्म अगेन पास्ट टेंस में यूज़ होती है।
फिर हैड भी पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ये सारे आपके वर्ब्स हैं ना पास्ट टेंस, अगर आपको पता हो तो ये सारे उसमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट वाली तो बात ही नहीं है, मतलब प्रेजेंट में तो है ही नहीं है ना ये, ना प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये पास्ट में है और पास्ट परफेक्ट में है। देखें वाज, फिर वाज आ गया, और हैड जो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है ना, हैड जो ये हेल्पिंग वर्ब है, और फिर हैड ग्राउंड साथ थर्ड फॉर्म एंड साथ हैड, ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है। और वाज वर और जो सेकंड फॉर्म्स हैं ये पास्ट सिंपल पास्ट में यूज़ होते हैं। मीन्स यहाँ जो सीक्वेंस फॉलो किया गया वो कौन सा है, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का, इसका ये आंसर हो गया। प्रैक्टिस नंबर 4 देखते हैं। Look at an other version of the same story. Compare the two version which is more interesting. अब एक और वर्जन उसने उसी स्टोरी का दिया है, तो कहते हैं इन दोनों को कंपेयर करें, ऊपर वाली और इसको, कौन सी ज़्यादा अटेंशन सीकर है। Ahmadin Bhatt was a bright but poverty stricken 20 years old farm worker who grew up during the Dogra rule in Kashmir. वो कहता है अहमद एक अच्छा, लेकिन एक पॉवर्टी स्टिकन का मतलब होता है गुर्बत उसको चिमड़ी हुई थी, यानी कि वो गुर्बत का मारा था। 20 साल बूढ़ा पुराना, यानी कि फार्म वर्कर था, फार्म का काम करता था वो। क्या क्या उसने जो डोगरा राज में ग्रू अप किया, यानी कि डोगरा राज में उसने अपने ग्रोइंग अप जो उसने कंप्लीट की, कश्मीर में जो डोगरा राज था उसमें। अब देख रहे हैं आप सीक्वेंस उसने उल्टा कर दिया है, पहले उसने माइग्रेशन से स्टार्ट किया था, अब वो पास्ट से शुरू कर रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमने किया उसके मुताबिक अब वो कर रहा है, तो देख लेते हैं आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है पैसेज। ही न्यू वट इट वॉज टू बी हंग्री एंड जॉबलेस, उसको पता था कि ये भूखा और वो फिर जॉबलेस ज़ाहिर है उसमें वो रहा। His father had died in 1928. He had watching his mother died of tuberculosis on February 1947. There was nothing to keep in Kashmir, so on a cold March morning in 1947, he got into a bus bound for Rawalpindi. In years to come, he would remember this moment. देख रहे हैं ना आप, सारी इन्फॉर्मेशन वही दी गई जो ऊपर भी दी गई, लेकिन अटेंशन सीकर कौन सा था, डेफिनेटली ऊपर वाला, क्योंकि वो कहानी टाइप से शुरू हो ना, उसने अपनी पहली लाइन से ही उसकी तवज्जो, जो अपना रीडर है उसकी जो तवज्जो है उसकी अटेंशन कैप्चर करना शुरू कर दी, उसकी अटेंशन सीख की। तो अब आपको पता चल गया ना कि इसमें क्यों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, क्योंकि आपका पर्पज़ है अटेंशन सीख करना, रीडर को अपनी तरफ, अपनी राइटिंग की तरफ मतवज्जो करना, इसलिए उसने ऊपर वाली जो हमारा, हमने इन दोनों वर्जन को कंपेयर किया तो मुझे तो ऊपर वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वही है इंटरेस्टिंग। आपको मतलब कोई बात कोई भी समझाना चाहे उसको जब कहानी के अंदाज में शुरू करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, आगे उसके बेशक जितना मर्जी हो, लेकिन यहाँ भी वही बात बता रहा है, लेकिन समहाउ उससे जो जब उसको कंपेयर करेंगे तो ये नीचे वाला पैसेज हमें बोरिंग लगेगा। प्रैक्टिस नंबर 5 देखते हैं। हाउ टू मेंड अ पंक्चर फुटबॉल। पंक्चर फुटबॉल हो जाता है ना जब उसकी हवा निकल जाती है, फूंक निकल जाती है, पंक्चर हो जाता है, उसको मेंड करने का, मेंड का मतलब है मुरम्मत करने का तरीका। टेक ब्लेडर आउट ऑफ इट्स कवर, उसके कवर से ब्लेडर को निकालें। इन्फ्लेट इट अ लिटिल, उसको थोड़ा सा दबाएं, मतलब उसको ऊपर से पुश करें। डिप इनटू द टब ऑफ वाटर, पानी के टब में भगो दें। विद मार्कर लेट एयर आउट, मार्कर से उसको हवा को बाहर निकलने दें। प्रेस टू फाइंड आउट द होल मार्क स्पॉट, तो उसका जो होल मार्क स्पॉट है उसको प्रेस करें उसको फाइंड करने के लिए। ड्राई ब्लेडर को खुश करें। रब मार्क प्लेस, उसकी मार्क प्लेस जिस पे आपने निशान लगाया उसको रब करें, यानी कि ऊपर से उसको रबिंग करें। एंड रबर पीस विद सैंड पेपर, और एक रबर का टुकड़ा सैंड पेपर, यानी कि रेड के सैंड पेपर होता है जो, उसके साथ अप्लाई रबर सोल्यूशन टू बोथ, अप्लाई रबर सोल्यूशन को जो आपने बनाया उसको उसके ऊपर अप्लाई कर दें। लेट देम ड्राई, उसको खुश्क होने दें। प्लेस रबर पीस ऑन ब्लैडर, तो वो रबर का जो पीस है उसको ब्लैडर के ऊपर फिक्स कर दें, प्लेस कर दें, लगा दें। प्रेस द टू वेरी हार्ड, उन दोनों को जोर से दबाएं तो वो उसके ऊपर चिपक जाएगा, यानी कि आपका जो पंक्चर फुटबॉल है वो मेंड हो जाएगा। अच्छा, इसको तो ऐसे ही पढ़ा है, ये एक ना पैराग्राफ है आपका प्रोसेस बता रहा है। ऊपर हमने जिक्र किया ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी और एक प्रोसेस जो हम करते हैं, ये बिल्कुल प्रोसेस, जो पहले करना है वो पहले आया, जो बाद में करना है वो। अब पहले उसने ये बात तो ना कि प्रेस द टू वेरी हार्ड, मतलब पहले उन दोनों को जोर से दबाएं। किन दोनों को भाई? जोर से दबाना है। जब ये सारा अपना सोल्यूशन तैयार करेंगे, रबर ब्लेडर को मार्क करेंगे, उसको पीस को और रबर पीस को विद सैंड पेपर, ये सारा कुछ जब करेंगे तो फिर लास्ट में जब उसके ऊपर आप उसको प्लेस करेंगे फिर उसको प्रेस करेंगे ना, पहले तो प्रेस करने वाला ऑप्शन ही नहीं है। मतलब एक प्रोसेस चल रहा है, और अगेन ये ऑर्डरली मैनर में, ऑर्डर इस तरह है कि जो जो आप कर रहे हैं वो आप लिख रहे हैं, जैसे जैसे आपने करना है वैसे वैसे आपने इसको मेंशन किया हुआ है। समझ गए ना बात? 6 प्रैक्टिस है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोसेस इनटू अ फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम आपने बनानी है। ये अगेन ये भी प्रोसेस वाला एक पैराग्राफ है हमारे पास। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। नेक्स्ट, अ प्रोग्रामर मस्ट कंस्ट्रक्ट एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट ऑन अ ब्लॉक डायग्राम. The relationship between the events is shown by means of connecting acts. This is followed by translating the algorithm flowchart into a computer program. The program is usually written on coding sheets which have a specific format drawn on them.
the programmer must then key punch the program or key it in at a terminal. The program must then be tested. Next, take a printout showing if it works or it has errors, bugs. The last step is to add the data to the program and run the program. ये आपका कंप्यूटर से पैराग्राफ लिया गया, होप सो आपको इसकी समझ होगी। अगर नहीं है तो ये एक प्रोसेस है एल्गोरिथम का, उसको बताया गया कि पहले उसने ये किया, पहले ये किया। अच्छा, आपको जो बात इसमें नोट करनी है वो ये कि ये प्रोसेसिंग पैराग्राफ है। ऊपर आपने एक प्रोसेसिंग पैराग्राफ की एग्जांपल देखी पंक्चर फुटबॉल को मेंट करने की, और ये उसने बग्स वगैरह या कैसे एक फ्लो चार्ट की सूरत में उसको पेश किया, या वट एवर जो उसका प्रोग्रामर का काम था। अच्छा, अब देखने पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट से। नेक्स्ट का मतलब होता है अगली बात। अब पीछे कुछ हो तो उसका नेक्स्ट होता है ना, स्टार्ट में नेक्स्ट तो नहीं ना होगा। ये बात अभी इसको आपने अरेंज करना है, एक प्रोसेस की फॉर्म में लिखना है। उसने कहा है कि आपने इसको फ्लो डायग्राम में अरेंज कर लें। डायग्राम ये होती है कि आपने ऐसे बॉक्स बनाया या ऐसे सर्कल बनाया और एरो लगा के फिर आगे कुछ सर्कल में लिख दिया, फिर एरो लगा के सर्कल में आगे, जैसे एक साइकिल नहीं आप बनाते साइक्लिक फॉर्म में। अगर बायोलॉजी आपने पीछे पढ़ी तो आपने साइकिल्स पढ़े होंगे ना, और ऐसे तकरीबन और सब्जेक्ट्स में भी होते हैं, मतलब साइक्लिक फॉर्म में। आप ये आपने पहले किया, यहाँ ये लिखें और फिर आगे सर्कल लगा के आगे जो किया, फिर सर्कल ऐसे सर्कलिक फॉर्म में, उसको कहते हैं फ्लो डायग्राम। अच्छा, उसको फिर अब आप हिंट्स इसमें देख लें जो आपको मिल रहे हैं कि पहली बात तो नेक्स्ट, ये आपको पता है कि ये पहले नंबर पे तो आएगा नहीं। अब इसकी अगली बात है दिस इज़ फॉलोड बाय, यानी कि इसके बाद ये हुआ, फिर प्रोग्रामर ने ये किया, और फिर द प्रोग्रामर, और ये देखें नेक्स्ट, फिर अगेन नेक्स्ट, इसके बाद ये हुआ, और फिर लास्ट स्टेप पे ये हुआ। अब ये लास्ट स्टेप तो लास्ट पे ठीक है, लास्ट पे, लेकिन पहला जो है इसका ये नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन द प्रोग्राम, प्रोग्राम को डिफाइन करेंगे। वो ये कि द प्रोग्राम इज यूजली रिटन ऑन कोडिंग शीट्स विच हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ड्रॉन आउट। आई थिंक पहला जो हमारी स्टेप है वो ये हो गया, प्रोग्राम को डिफाइन करना। दूसरा क्या स्टेप है, फॉर्मुलेट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो फॉर्मुलेट करना, तो वो ये होगा द प्रोग्रामर मस्ट कंस्ट्रक्ट एन एल्गोरिथम फ्लो। अब पहले ये लगा गया, फिर नेक्स्ट द प्रोग्रामर। अब नेक्स्ट पहले कुछ लिखा हो उसके बाद नेक्स्ट तो अच्छा भी लगता है, फर्स्ट पे तो नेक्स्ट नहीं ना आएगा। उसके बाद हम ये नेक्स्ट वाला लाइन लिखेंगे। फिर क्या करना है, फ्लो चार्ट का आपने जिक्र कर दिया, वो भी इसी में हो गया। और फिर ट्रांसलेट उसको उसने कैसे किया, वो ये है कि प्रोग्रामर ट्रांसलेट वाला लाइन कहाँ चली गई, ये जो सेकंड लाइन है, दिस इज फॉलो बाय ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम, ट्रांसलेटिंग द बिटवीन द, ये वाली लाइन आएगी, ट्रांसलेट एल्गोरिथम इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया कि हमने उसको ट्रांसलेट करना है, ये वाली लाइन होगी। और नेक्स्ट हमारा जो साइक्लिक्स प्रोसेस, उसमें क्या, ऐड डेटा रन द प्रोग्राम, कि जो डेटा प्रोग्राम को रन करता है उसको ऐड करें। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम देख सकें ऊपर भी। इसमें आई थिंक ये वाला आएगा। एक्चुअली ना बच्चे, मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है तो ये मुझे पता नहीं है प्रोसेस कैसे फॉलो करेगा। मैं ये देख देख के कीवर्ड्स देख के आपको बता तो रही हूँ, लेकिन मैं भी गलत बताऊँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। पहले मैं आपसे सॉरी कर लेती हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इसका पता नहीं है कि ये कैसे प्रोसेस चलेगा। मतलब जनरल प्रोसेस है ना, वो तो फिर बंदा एक्सप्लेन कर लेता है। वेल ऐड डेटा वाला आई थिंक यहाँ लाइन होगी, इसको देख लेते हैं, जूम करके देखेंगे। तो इसमें आई थिंक ये वाली जो लाइन है, द प्रोग्राम इज यूज रिटन ऑन कोडिंग शीट्स, ये कोडिंग शीट पे लिखना, ये डेटा ऐड करने वाले प्रोसेस में ये वाली लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट है टेस्ट द प्रोग्राम करेक्ट बग्स, और लास्ट है की पंक्च वाला। तो इसमें जो बग्स वाला है वो ये लाइन आ जाएगी कि प्रोग्राम को मस्ट बी टेस्टेड, उसको टेस्ट करें और क्या करें, प्रिंट आउट उसको करें इन ऑर्डर टू फाइंड द बग्स और एरर्स। ठीक है, और लास्ट पे जो आपने करना है वो लास्ट स्टेप आपका ये हो गया कि डेटा टू द प्रोग्राम टू रन द प्रोग्राम, डेटा टू द प्रोग्राम एंड रन द प्रोग्राम। ठीक है, लास्ट स्टेप आपका ये। अच्छा, असल जो बात आपको समझाने वाली है प्रोसेस तो जो है वो है कि ये एक लफ्ज़ लिख के उसने पूरा ये बात बता दिया। ये तो उसने अनअरेंज्ड मैनर में लिखा हुआ है ना, आपको फ्लो आप इसको ऐसे करेंगे, ये है ना बात। इधर आप चाहिए पूरी लाइन जो इसकी रिलेशन में आती है वो नीचे लिख लें डेफिनेशन में, आगे आप एरो बनाएं, ऐसे एरो लगा के उधर फिर लिखें फॉर्मुलेट एंड एल्गोरिथम फ्लो शीट, फिर आप एरो लगा के अगली बात लिखें। मतलब एक साइक्लिक वे में, जो उसको कहते हैं ना फ्लो डायग्राम का मतलब होता है साइक्लिक वे में इसको एक्सप्रेस करें। और बातें जैसे अब हमने डिस्कस कर लिया वो वैसे उस वे में साइक्लिक, अगर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है तो साइक्लिक फॉर्म जो मैंने आपको बता दी इसको कॉपी कर करके कि ये सेंटेंस पहले ये फिर जैसे उसका प्रोसेस चल रहा है। अब प्रोसेस पैराग्राफ लिखते हुए आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि आपने प्रोसेस से हटना नहीं है, जैसे प्रोसेस चल रहा है आपको वैसे टाइप करना है, मतलब जो पहले हुआ जो बाद में हुआ। इसमें आपको ऑर्डर या कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं करनी प्रोसेस पैराग्राफ में, उसको आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि जो पहले होता है, जो बाद में, जो फिर ऐसे। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के कंट्रास्ट में आपको ये प्रोसेस पैराग्राफ समझाया गया है।
अच्छा, फॉलोइंग द टेबल्स गिव्स सम सीक्वेंसिंग वर्ड दैट आर यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस। ये कुछ आपके वर्ड्स हैं जो आपको एज अ हिंट यूज़ होंगे आपके सीक्वेंस के तौर पे जब आप कोई प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। क्या बिगिनिंग, आप शुरू करने के लिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट, फर्स्टली, टू बिगिन विद, इनिशली, ये लफ्ज़ लिखेंगे शुरू करने के लिए। मिडिल स्टेप्स पे आप लिखेंगे सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, देन, सब्सिक्वेंटली, आफ्टर दिस, बिफोर दिस, एट द टाइम, एट द सेम टाइम। मतलब बीच में आप बॉडी उसकी एक्सप्लेन करने के लिए मिडिल उसके स्टेप प्रोसेस के आप ये बातें यूज़ करेंगे। और लास्ट स्टेप के लिए आप लिखेंगे लास्ट, फाइनली, एट द एंड। ठीक है, ये आपको एक किस्म के, जैसे हम ऊपर ट्रांजिशनल वर्ड नहीं हमें पढ़ रहे थे कि वो उससे साइन से हमें ट्रांजिशन एक साइन है ना, सिग्नल, उससे हमें पता चल जाता था कि आगे ये बात किस बारे में हो रही है। मतलब अगर वो इंक्लूजन का ट्रांजिशनल सिग्नल यूज़ करता तो हमें पता चल जाता था कि ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है हमारी। ऐसे ही ये प्रोसेस में आप आगे क्या होता है, आगे क्या होता है उसको बताने के लिए ये एक किस्म के प्रोसेस के आप ट्रांजिशनल सिग्नल इन्हें समझ लें। ठीक है, लास्ट आगे हमारा रीड द गिवन पैसेज एंड नोटिस हाउ द राइटर यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स। वही बात के ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं वही हमारे दोबारा आगे। मैनी साइंटिस्ट हैव वर्कड ऑन सोलर हीटिंग। सोलर हीटिंग पर बहुत से साइंसदानों ने काम किया। वन सच अटेम्प्ट वाज मेड इन 1949 व्हेन अ हाउस वाज डिजाइंड विच वाज हीटेड बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन। के 1949 में ये पहली कोशिश हुई जब एक हाउस को, एक घर ऐसा डिज़ाइन किया गया कि जिसको सन एनर्जी से हीट किया जाता था। इन दिस हाउस एनर्जी फ्रॉम द सन वाज अब्जॉर्ब्ड बाय अ लार्ज एरिया ऑफ ब्लैकेंड मेटल शीट विच वर कवर्ड बाय डबल प्लेट्स ऑफ ग्लास। ये बड़ी सी ब्लैकेंड मेटल शीट थी जो डबल प्लेट्स ऑफ ग्लास से कवर थी। वो क्या करती थी, सनलाइट की जो एनर्जी उसको अब्जॉर्ब कर लेती थी। द एयर सर्कुलेटिंग बिहाइंड द मेटल शीट्स कैरीड अवे द हीट। तो जो उसके नीचे एयर सर्कुलेट करती थी वो उसको हीट को कैरी अवे कर लेती थी, मतलब अंदर हाउस के अंदर ले जाती थी, अब्जॉर्प्शन में मदद करती थी। अब बिफोर ये सिग्नल आ गया, द हीट शुड बी ब्लोन अराउंड द हाउस, इट वॉज फर्स्ट स्टोर्ड इन लार्ज टैंक्स कंटेनर ग्लैबर्स साल्ट। कि पहले, इससे पहले कि हीट जो है वो कुड बी ब्लोन अराउंड द हाउस, घर के गिर्द वो होती ब्लो होती, उससे पहले क्या होती थी, वो स्टोर हो जाती थी एक कंटेनर में। फर्स्ट उससे पहले ये हो जाती थी। ये सिग्नल बता रहा है ना हमें कि इससे पहले कि ये हो उससे पहले ये हो जाती थी। अ गिवन वॉल्यूम ऑफ विच कैन हेल्ड विच कैन होल्ड 8.5 टाइम्स मोर हीट देन वाटर। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ विच कैन, कि इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो इतने टाइम्स ज़्यादा हीट स्टोर करती है वाटर से ज़्यादा, मतलब उसका हीट होल्ड करने का ये ड्यूरेशन है। वेल, ये अगेन एक प्रोसेस पैराग्राफ है, लेकिन क्या हुआ इसमें ट्रांजिशनल सिग्नल ये दो यूज़ हुए हैं। मतलब हमें इनकी ज़रूरत ही इधर पड़ी थी तो हमने इनको ये यूज़ किया ट्रांजिशनल वर्ड्स को। नोटिस बस आपने इनका ट्रांजिशनल वर्ड्स का यूज़ इस पैराग्राफ में देखना था। 7 प्रैक्टिस है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड हाईलाइट दोज विच कैरी एजेंट सब्जेक्ट। इन सेंटेंस को हमने पढ़ना है और हाईलाइट करना है, सब्जेक्ट या एजेंट को हाईलाइट करना है। राइस इज हार्वेस्टेड आउट इन द फील्ड्स। चावल जो है वो फील्ड्स में यानी कि खेतों में, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई उनकी हो रही है। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट को आपको पता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं। हमने जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था लेक्चर में अपने पिछले में, तो हमने जिक्र भी इनको किया था। अच्छा, अब अपने सब्जेक्ट या एजेंट जो काम करने वाला है, जो इसमें काम कर रहा है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। राइस इज हार्वेस्टेड आउट इन द फील्ड्स। ये आपको पता चल रहा होगा, अगर एक्टिव पैसिव वाइज पे आपकी कमांड है तो आपको पता चल रहा होगा ये पैसिव वाइज सेंटेंस है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डेफिनेटली में नहीं है क्योंकि ये पैसिव है कि जो चावल हैं उनकी कटाई खेतों में की जाती है। अब की जाती है चावलों की कटाई कौन करता है? जो काम करने वाला है, एजेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो इसमें मेंशन ही नहीं है। वो इधर आता ना कि राइस इज हार्वेस्टेड आउट इन द फील्ड बाय द फार्मर्स, के फार्मर्स के ज़रिए या बाय सम हाउ किसी को भी यहाँ मैंशन किया जाता है, कुछ सब्जेक्ट एजेंट होता वो यहाँ होता। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट या एजेंट नहीं है। ठीक है, हायर्ड लेबर्स लोड द राइस ऑन टू बुलक कार्ट्स। हायर्ड लेबर, जो लेबर्स हायर किए जाते हैं मजदूर, वो इन चावलों को लोड करते हैं बुलेट कार्ट्स पे। अब देख लें इसको, हायर्ड लेबर्स जो हैं वो करते हैं ना, सब्जेक्ट हैं, एक्शन कर रहे हैं, वो डूअर हैं। जो काम हमारा, जो इसमें ऑब्जेक्ट मेंशन है, उसको डू करने वाले, उसको ऊपर वर्क करने वाले जो सब्जेक्ट हैं, वो उसको एजेंट भी कहते हैं, वो हायर लेबर्स हैं। तो हायर लेबर्स डेफिनेटली यहाँ सब्जेक्ट होंगे। द ट्रक कार्ट ड्राइवर्स ब्रिंग द राइस टू द फैक्ट्री। अब ट्रक कार्ट का जो ड्राइवर है वो चावलों को फैक्ट्री में लेके जाता है। इधर भी अगेन जो ड्राइवर है, ट्रक कार्ट ड्राइवर, ही इज़ द एजेंट एंड ही इज़ द सब्जेक्ट। द लेबरर्स पुट द राइस इनटू द थ्रेशर्स।
अब फिर लेबरर्स यहाँ क्या हैं, एजेंट हैं, क्योंकि वो राइस को थ्रेशर में, एक ये मशीन होती है जिसमें चावल साफ मतलब किए जाते हैं, तो उसमें वो उसको डालते हैं, पुट करते हैं, तो ये कर रहे हैं ना काम, दे आर डूअर्स, सो दे आर द लेबरर्स आर द एजेंट एंड दे आर आल्सो द सब्जेक्ट। द राइस इज थ्रेशड बाय मशीन्स, अगेन कि राइस इज थ्रेशड बाय मशीन्स, जो चावल हैं वो मशीन के ज़रिए थ्रेश किए जाते हैं। देख रहे हैं अगेन आप, ये अगेन पैसिव आ गया, लेकिन इसमें द मशीन्स, बाय द मशीन्स हमें मेंशन है, इधर बाय हुम ये मेंशन नहीं था, तो देयर इज़ नो सब्जेक्ट एंड देयर इज़ नो एजेंट इन दिस सेंटेंस। और यहाँ बाय द मशीन्स मेंशन है, तो द मशीन्स आर देयर एजेंट्स एंड मशीन्स आर द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। दीज मशीन्स आर रेगुलरली मेंटेन्ड, ये मशीनें जो है इनको रेगुलरली मेंटेन किया जाता है। कौन मेंटेन करता है, अगेन ही इज़ नॉट हियर, कि जो मेंटेन करता है, जो काम करता है, एजेंट है, जो सब्जेक्ट है वो मेंशन नहीं है, तो इसमें भी हमारा एजेंट और सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पहले और लास्ट सेंटेंस में देयर इज़ नो एजेंट नो सब्जेक्ट, एंड बाकी में मैंने आपको बता दिया। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसमें डाइवर्सिटी थी लेक्चर में कि आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ऊपर आपने ट्रांजिशनल पढ़े, उससे ऊपर आपने अपनी जो इन्फॉर्म राइटर की जो ऐसे की बॉडी है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का तरीका सीखा, 3-4 चीज़ें इस लेक्चर में सीखी। होप सो यू विल अंडरस्टैंड, यू हैव गॉट द पॉइंट एंड यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट्स एंड माई टॉपिक्स। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।